एक्टिव एलिमेंट जो था उसका कहीं ना कहीं अपशिष्ट का निपटान करना था। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, ये सब कुछ जान लिए थे हम लोग। ठीक है, कि बिजली उत्पादन जो की जाती है तो कोयले से की जाती है। ठीक है, आज भी की जाती है कोयले से। डन। उसके बाद पानी को गर्म करके, उसके वाष्प को उड़ा करके, फिर टरबाइन को चला करके वहां से क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है। अब हमारे पास अपने इंडिया में स्पेशली यूरेनियम बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यूरेनियम क्या है, एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इतना खतरनाक है। अच्छा, रेडियो सक्रिय तत्व का इस्तेमाल कहां कहां पर किया जा सकता है सर? सिंपल सा अगर आप इसका फंडा समझो कि रेडियो सक्रिय तत्व को यदि आप क्या कर रहे हो, अपघटित कर रहे हो, अपघटित करोगे तो कहीं ना कहीं यहां से क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। इस ऊष्मा का इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं। सोचो आग लगाना हो, कहीं पे आग लगाना हो इन द सेंस कि कहीं पर किसी राज्य को ही खत्म करना है, तो खत्म करने का सिंपल सा उपाय है सर वहां बॉम्ब फेंक दीजिए, इतनी ज्यादा भीषण आग लग जाए वहां पे कि सब कुछ एक झटके में नष्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम कहें कि 1 करोड़ केजी पहले उस राज्य में कोयला भिजवाते हैं, फिर वहां पे आग लगवा देते हैं, चलिए काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 1 करोड़ केजी वहां अगर हम भेज रहे हैं पहले कोयला, आसपास वाले को शक भी तो हो जाएगा इतना कोयला का आ रहा है। एक अनुमान लगा रहे, एक लॉजिक तैयार कर रहे हैं। अच्छा सोचो परमाणु बम, हर गोरा में अगर 1 केजी यूरेनियम डाल दे तो अब ये तो उसी के बराबर हो जाएगा ना, 1 करोड़ केजी कोयला के बराबर हो जाएगा। और अगर उस 1 केजी यूरेनियम को ब्लास्ट कर दिया जाए, अपघटित कर दिया जाए, इतनी ज्यादा गर्मी होगी, इतनी ज्यादा आग होगी कि सब कुछ जलकर तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से कहीं ना कहीं जो एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं, जो भी परमाणु बॉम्ब बनाए जाते हैं, उसके अंदर डाला जाता है रेडियो सक्रिय तत्व डाले जाते हैं, ताकि वो जहां पर गिराया जाए एक झटके में सब कुछ खत्म। ठीक, उसके साथ साथ इसका साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है कि सर ये कितना भी जल जाए, कितना भी कुछ हो जाए, रेडियो सक्रिय तत्वों को आप पूरा जला दीजिए, पूरा उसमें से उसकी क्षमता खत्म कर दीजिए, अब वो आग उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो आग उत्पन्न नहीं कर सकता तो सर यहाँ हमारे वायु में घूम रहा होगा, हमारे वायु में, हमारे आसपास, मान लीजिए अनुमान के तौर पे ना कि हम लोग बैठे हुए हिरोशिमा वाले वो जगह पे जहां पे परमाणु बम पटका गया था। ठीक है सर, इतना तो आप 9th-10th में ही पढ़ा दिया गया होगा कि आज भी उसका अवशेष वहां पे मिलता है। आज भी वहां पर किसका इस्तेमाल किया गया था, यूरेनियम का। लगभग कितना 10 केजी के आसपास यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। सोच लो कितना ज्यादा होगा, 10 केजी मतलब समझ रहे हो, 10 करोड़ कोयला के आग के बराबर। कोयला का आग तो एक बार बुझ गया तो बुझ गया, फिर उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो यूरेनियम है अपघटित होने के बाद अपनी पूरी ऊर्जा खपत करने के बावजूद भी क्या होगा, इसके अंदर इतनी क्षमता है कि अब इसके कण आग तो पैदा नहीं कर सकते, इसके कण ऊष्मा तो पैदा नहीं कर सकते, इसके कण ब्लास्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके कण अभी भी रेडियो सक्रिय किरणों को बाहर निकाल रहे होंगे। और वो रेडियो सक्रिय किरणें यदि हम तक पहुंचती हैं तो सीधा सीधा हम पर क्या होगा, उसका असर होगा। उसका कुछ ऐसा असर हो सकता है कि आपकी पीढ़ी खराब हो सकती है। ठीक है, पीछे से कुछ आवाज आ रहा है क्या? बाहर से, चलिए ठीक है। तो अगर इसकी किरणें आ रही हैं तो अब आप हिरोशिमा वाले चैप्टर में ये भी बताया गया है कि आज भी वहां पर कहीं ना कहीं विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहां के जो लोग हैं, वहां के लोगों में जो जीनोमिक चेंज आ गया। जीनोमिक चेंज का मतलब क्या होता है कि जीन में आना है कुछ परिवर्तन, उसको क्या कहते हैं, जीनोमिक चेंज या जीनोमिक परिवर्तन कह सकते हैं। वहां का जीनोटाइप बदल गया है। अब जीनोटाइप बदल गया है तो पूरी पीढ़ी उसकी क्या है, बेकार है। कुल मिला जुला करके हम ऐसा कहें कि सर जिस रेडियो सक्रिय तत्वों का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, क्या करने के लिए, पावर प्लांट चलाने के लिए, पावर प्लांट में कहीं ना कहीं हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो सक्रिय तत्वों का। और मोस्टली कौन कौन से हैं, तो जैसे यूरेनियम है, उसके बाद थोरियम है, उसके बाद रेडियम है, रेडॉन है, ऐसे कुछ आपके रेडियो सक्रिय तत्व हैं जिनका इस्तेमाल लिया जाता है क्या करने में, पावर प्लांट को चलाने में। ठीक है। अच्छा एक बात और पता है, यूरेनियम का भंडार हमारे ही भारत में है। ठीक, अब इस यूरेनियम को निकालने नहीं दिया जाता है, भारत वाले जबरदस्ती निकालते हैं। क्यों नहीं निकालने दिया जाता है, कौन रोकता है, पता है कौन रोकेगा, दूसरे देश वाले। क्यों, उनको पता है कि अगर ज्यादा यूरेनियम निकाल लिए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा परमाणु बम बना लेंगे, और ज्यादा परमाणु बम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत शक्तिशाली हो जाएगा। समझ में आ गया? हमारे पास परमाणु बम है
पहले नहीं था। बाबू बात ये नहीं है, सोचो नोट छापने की मशीन इंडिया में नहीं है, एक अनुमान लगाओ, नोट छापने की मशीन इंडिया में है कि नहीं है ना? फिर इंडिया गरीब का है? गरीब क्यों है? नोट छाप के सबको दे क्या नहीं दिया जाता है? क्योंकि देखो, अब थोड़ा सा अगर मैं अर्थशास्त्र में जाऊं, उतना ज्यादा, हाँ इकोनॉमिक में अगर जाऊं, तो पता चलेगा क्या आपको कि सारे देश के समूहन से कोई काम होता है, सारे देश एक साथ बैठते हैं, वहां पर अनुमति दी जाती है, आप इतना पैसा ही छापोगे, उसमें एक सिक्का अगर एक्स्ट्रा छप गया उसको पिघला दिया जाएगा, गला दिया जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा, एक नोट अगर एक्स्ट्रा छप गया उसको भी कटिंग करके वेस्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो सब कुछ नियम कानून में होता है। तो यूरेनियम जानते हैं कि भाई खतरनाक है, यूरेनियम हमारे पास मिल रहा है, अगर हम निकाल लेंगे यूरेनियम ज्यादा से ज्यादा परमाणु बम बना लेंगे, ज्यादा परमाणु बम बन गया तो भारत क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, न्यूक्लियर कंट्री हो जाएगा। आज है हमारा न्यूक्लियर कंट्री, ठीक है। इस पर एक मूवी बनाई गई है, देखिएगा अगर देखने की इच्छा होगी तो। पोखरन, पोखरन जगह का नाम है जहां पर भारत का सबसे पहला एटॉमिक बम का ये किया गया था, क्या बोलते हैं, लॉन्च, मतलब लॉन्च नहीं, उसका चेकिंग किया गया था, बात समझ गए। और अमेरिका बड़ी नजर रखता है हमारे ऊपर मतलब इंडिया के ऊपर। 2-3 सैटेलाइट तो खाली अंधेरिया लगा के रखा है इंडिया के ऊपर कि क्या कर रहा है ये लोग को चेक करो। जहां पे हम लोग का एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना अपने इंडिया में, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो वहां पे भाई अब परमाणु बम बनाना है, उसको चेक करना है, तो रूम के अंदर तो चेक करोगे नहीं, सबे धुरा ध्वस्त हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के बम को फेंका जाता है। अब मिट्टी के नीचे यानी कि कई किलोमीटर नीचे जाकर के बम को छोड़ा जाता है, और ऊपर का पूरा धरती हिल जाएगा, समझे। तो ये कैसे काम किया गया था, तो ये पोखरन का एरिया है, याद रखिएगा, मूवी का नाम है पोखरन और इस जगह का नाम भी है पोखरन, ठीक है। अब इस पोखरन में पता है ब्लाइंड साइट पे काम किया जाता था, ब्लाइंड साइट। अब ब्लाइंड साइट क्या होता है कि जैसे ये आपका अर्थ हो गया, अर्थ में मान लिया जाए कि सर सामने ये इंडिया है, तो ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। तो कुछ समय क्या होता है कि जैसे ये इंडिया का सामने हो गया, सैटेलाइट सामने है, तो इंडिया पे नजर रख रहा है, और नजर नहीं रखता है, तुरंत फोटो खींच के भेज देता है अमेरिका में। सैटेलाइट भाई अमेरिका का है, वो तुरंत जितना भी रिसर्च सेंटर है सबका फोटो खींचता है। अब रिसर्च सेंटर का ये ग्राउंड है, यहाँ पे 4 गो पेड़ है, ठीक है, सपोज 4-4-8 पेड़ हो गया, यहाँ पे गाड़ियां लगी हुई है, उन सबका फोटो भेजता है, वो हमेशा फोटो भेजता रहेगा। अगर थोड़ा भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, तुरंत अमेरिका कंट्रोल कर लेगा। इधर क्या कर रहे हैं आप लोग, कहीं कुछ न्यूक्लियर रिसर्च तो नहीं कर रहे, न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना रहे, कहीं चेकिंग में तो नहीं लगे हुए, बहुत सारा तामझाम। तो ये जो पहली बार जो टेस्ट किया गया था, न्यूक्लियर बम का जो टेस्ट किया गया था, कहां पे, पोखरन में, कब बनाया जा रहा था, किया जा रहा था, कब, ब्लाइंड स्पॉट में। ब्लाइंड स्पॉट मतलब सर ये सैटेलाइट जब इधर घूमा तब इंडिया से नजर हटा, उस समय के लिए 40-45 मिनट का टाइम मिल जाता है इंडिया को। उसी ब्लाइंड स्पॉट में सारे लोग क्या करते थे, यहाँ पर मूवी देखना, पूरी कहानी समझ में आएगी, ठीक है। तार बिछाना, फिर तार बिछा दिया, फिर वापस से क्या करना, इसके ऊपर रेत डाल देना, वापस जैसा का तैसा हो जाए, ताकि जब दोबारा सैटेलाइट आए उसका फोटो खींच के वहां भेजे तो पता चले कि कुछ हुआ नहीं है। तब जाकर के धीरे धीरे, और अंत में पता चल भी गया था अमेरिका को कि अब लग रहा है कि लोग एटॉमिक बॉम्ब का कहीं ना कहीं टेस्ट करने वाला है। उधर इंडिया के पास कॉल आ रहा था, तब तक इधर बटन दबा दिया गया, काम हो गया, न्यूक्लियर बम का टेस्ट हो गया। जब टेस्ट हो गया तो भाई अब तो है अपने पास, कोई कुछ कर नहीं सकता है, बात समझे। खैर वो सब कहानी बाद की है, वो सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, देखना होगा, जाकर के देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, अगर आपको इंटरेस्ट आए तो देखिएगा। अब हम बात क्या कर रहे थे कि सर जो पावर प्लांट बना रहे हैं हम लोग, बस कोई डिस्कशन मत करिए, जब देखना है तो जाके देखिएगा पोखरन, काम खत्म। उसमें जो लीड हीरो है जॉन इब्राहिम है, ठीक है, और क्या बताएं, बस काम खत्म। चलिए पावर प्लांट में, हाँ हीरोइन नहीं है, शायद है या नहीं मुझे उतना याद नहीं है, बहुत पहले की देखी हुई मूवी है। चलो इधर आ जाओ, अरे कौना दुनिया में घुस गई सब, चलो इधर पोखरन की दुनिया में, यहाँ आ जाओ, BW की दुनिया में। पावर प्लांट चल रहा है, अब पावर प्लांट में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है सर, न्यूक्लियर कहीं ना कहीं एटम्स का यूज किया जा रहा है। अब क्या होगा कि सर कितना भी हम इसका इस्तेमाल कर लें, कितना भी हम इससे ऊर्जा बना लें, उसके बावजूद इसका क्या बन जाता है, वेस्ट बन जाता है,
ठीक है, अपशिष्ट बन जाता है। इसका अपशिष्ट इतना खतरनाक है कि सर अब इससे हम ऊर्जा तो नहीं बना सकते हैं, थोड़ी भी ज्वलन इसमें नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वेस्ट है यहां से कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा, रेडियो सक्रिय किरण मिलेगी यहां से। ये रेडियो सक्रिय किरण अगर हम पर पड़े या हमारे वातावरण में पड़े, किसी भी जीवों को कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, ये नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। तब तो सर हमें क्या करना होगा, इस रेडियो सक्रिय जो अपशिष्ट बन रहे हैं अंत में इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या करना पड़ेगा, निपटारा करना पड़ेगा, निपटान करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा कि कवच पात्र तैयार किया जाता है, स्टील का कवच पात्र। पात्र का मतलब कहीं ना कहीं सर एक बर्तन से संबंधित होता है, एक ऐसा ढांचा जो बना होगा किसका, स्टील का बना होगा, और चारों तरफ से क्या होगा, ये पैक्ड होगा एकदम। इसके अंदर उस वेस्ट को डाल करके इसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। और जहां पर चट्टानी इलाका है, उस चट्टानी इलाकों में लगभग 500 मीटर गहराई तक ले जा करके इस कवच पात्र को डाल दिया जाता है। समझ में आ गया। ज्यादातर मोस्टली ये चट्टानी इलाकों में किया जाता है। चट्टानी इलाकों में क्यों किया जाता है, क्योंकि सर वहां पे रहन सहन क्या है, बहुत कम है। चट्टानी इलाका कहने का मतलब सर पहाड़ी इलाका, पथरीला इलाका, वहां पर लोग बहुत कम रहते हैं। और उसके बावजूद देखो कहां लेकर गए, 500 मीटर नीचे लेकर के गए, और वो भी एक सर कवच पात्र के अंदर बंद है, एक स्टील के बॉक्स के अंदर बंद है। ये तरीका है क्या करने का, अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करने का। खत्म करने का नहीं, खत्म होगा ही नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो जहां रहेगा वहां नुकसान देता रहेगा। लेकिन अब हमने उसको एक कवच के अंदर डाल दिया, एक बर्तन के अंदर डाल दिया, पैक कर दिया, अब उसके अंदर तो कोई जीव है नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ये हमारे वातावरण में रहा तो कई सालों तक रहेगा। इसकी कोई आयु सीमा अनुमान नहीं लगा सकते, ये अपशिष्ट रेडियो सक्रिय का कितने सालों तक हमारे आसपास रहेगा, ये कितने दिनों तक ये नुकसान पहुंचाता रहेगा। इसका सीधा सा एग्जांपल आपका हिरोशिमा। सोचिए कब का बम पटका गया था जी, हमको याद नहीं है, हिस्ट्री हमें पल्ले नहीं पड़ता है। एक अनुमान लगा लेना, डेटा देख लेना कि आज से करीबन 50-100 साल पहले की बात होगी, ये कम से कम 50 साल तो पहले की बात हो रही होगी। ठीक है, अब सोचो आज तक उसका अवशेष या फिर हम ऐसा कहें कि उसका प्रभाव आज तक वहां पर है, वहां के लोगों पर है। ठीक है, चलो खत्म हो गया ये। कहीं ना कहीं क्या हमने खत्म कर लिया, रेडियो सक्रिय पदार्थों का अपशिष्ट जो है उसका निपटारा देख लिया। अब कितना गहरा, आप 500 मीटर का मतलब समझ, हाई स्कूल फील्ड में कभी गए हो, हाई स्कूल के सामने वाला फील्ड, हाँ निशान स्टेडियम। तो निशान स्टेडियम का आप एक राउंड लगाओगे पूरा बाउंड्री पकड़ के, ये नहीं कि सर हेजे दौड़ ले एक राउंड, नहीं, ठीक है, बाउंड्री पकड़ के। मान लो फील्ड कैसा है सर, ऐसा है स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, नहीं, तो इसका बाहर आपको क्या करना है, ऐसे सर बाहर अगर हम ऐसे राउंड मारेंगे ना, एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो वो 400 मीटर है, एक अनुमान के तौर पे ले लो, ठीक है, ये 400 मीटर है। तब सोच लो इससे भी सर लंबाई में क्या होगा, और गहरा होगा। डन, ठीक। 1 मीटर कितना होता है, देखो ना जी, 1 मीटर इतना होता है। 1 मीटर से तो अनुमान नहीं लगेगा कि सर 500 मीटर कितना होगा, वो अनुमान तो नहीं लग पाएगा। यहां तक में किसी का कोई सवाल है तो बताइए। तो अगला आपका टॉपिक है संसाधन के अनुचित प्रयोग। हमारे हिसाब से आपके बुक में आगे पीछे हो सकता है, नहीं है का संसाधन के अनुचित प्रयोग, नहीं है, चलिए नहीं है तो आप लोग मत पढ़िएगा, जिनमें है वो पढ़ लीजिए। मिल गया, चलिए। अच्छा, टॉपिक का मतलब समझ में आ रहा है, संसाधन का अनुचित प्रयोग, इसका मतलब क्या है बताओ। संसाधन के अनुचित प्रयोग, कौन से संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो भी है हमारे पास, सर इसका क्या किया गया है, अनुचित प्रयोग किया जा रहा है। अनुचित या सीधा सीधा कहें कुप्रयोग। चलिए, इसका मतलब समझ में आ रहा है कुछ, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब ये कुप्रयोग या अनुचित, इसका मतलब क्या है? इससे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, जैसे जल हो गया, मृदा हो गई, वायु हो गई, ठीक है, इसको क्या करना? नुकसान पहुंचाना। कैसे जिम्मेदारी आती है इसकी? तो सिंपल सा अगर हम कहें, क्या बोलते हैं, प्रदूषक, प्रदूषक तत्व जो है वो प्रदूषक तत्व क्या कर रहे हैं? इस प्राकृतिक संसाधन में कहीं ना कहीं मिल जा रहे हैं और मिलने के बाद उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक पहला फैक्ट तो ये है। और दूसरा जो सबसे अहम फैक्ट है, आप सभी जानते हैं, मनुष्य। और मनुष्य क्या कर रहा है? इसका अनुचित प्रयोग कर रहा है। ठीक है, जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा करते रहे तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर किसी भी जीव जंतु का अगर लगातार उपयोग करते जा रहे हैं, उसको मारते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जाति प्रजाति क्या हो जाएगी, उसकी गायब हो जाएगी। अगर हम इसी तरीके से वायु में प्रदूषक तत्व मिलाते रहे, अच्छा ये जो संसाधन है इनका जो अनुचित प्रयोग हो रहा है, इससे होता क्या है? तो सर जो चीजें क्वांटिटी लेवल पर है, यानी कि जो चीजें संख्यात्मक स्तर पर हैं, उनकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हर चीज की तो संख्यात्मक संरचना है नहीं, जैसे वायु कितनी संख्या में मिल रही, तो ये तो कह पाना क्या है? मुश्किल है। तो यहां पे क्या कहेंगे कि सर उस वायु की गुणवत्ता खराब कर रहे हैं हम लोग। जो बात संख्यात्मक रूप से कर सकते हैं वहां पे कहिएगा कि उसकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जहां पे संख्या की बात नहीं है वहां पे क्या होगी? उसकी गुणवत्ता हम लोग खराब कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं? तो सर सबसे पहले हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? प्रदूषक तत्व मिला रहे हैं उसमें, और उसके साथ साथ ये मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस प्राकृतिक स्रोतों का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल कर देते हैं। मतलब जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा, और जो नहीं करना है वो भी कर जाते हैं हम लोग। जैसे कुछ अगर हम फैक्ट लेके चले, पहला टॉपिक, या एक तरीके से हम कहें कि सर टॉपिक कहो या फिर क्या बोलते हैं, केस स्टडी अगर देखें हम लोग, मरुस्थलीकरण, इसको डेजर्टलाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब कि सर अभी यहां पर मरुस्थल तो कह नहीं सकते कुदरा में, ठीक है, कुदरा में चलो हम लोग आवास कर रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, वो तो बात इसको छोड़ दो। कुदरा से रेलवे लाइन के उस पार चले जाओ या नदी के उस पार चले जाओ, खेती दिख जाएगी आपको। इधर रामपुर साइड खेती दिख जाएगी, उधर उस पार में खेती दिख जाएगी। चलो खेती हो रही है, क्या कहें कि मृदा क्या है? उपजाऊ है। जो मृदा हमारे पास है ये मृदा कैसी है? उपजाऊ है। ठीक है, उपजाऊ को कहीं ना कहीं फर्टाइल बोलते हैं। चलिए, मृदा हमारी उपजाऊ है। अब ये बताओ कि मृदा कहां पर उपजाऊ होती है? ऊपर, बीच में या नीचे? मृदा की भी क्या होती है? स्तरें होती हैं। तो याद रखिएगा कि मृदा का जो उपजाऊ होता है भाग, वो कौन सा होता है? सबसे ऊपरी स्तर। मृदा का जो सबसे ऊपरी स्तर है वो क्या है? उपजाऊ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर मृदा के सबसे ऊपरी भाग पर अपघटन होता है। ठीक है, अपघटन नीचे नहीं होता है, सबसे ऊपरी भाग पर अपघटन होगा। और अपघटन के पश्चात क्या बनते हैं? पोषक तत्व बनते हैं। जैसे कि कोई भी चीज है, सपोज एक जीव है, वो मर गया, चूहा ले लेते हैं सर, चूहा क्या हो गया? उस मिट्टी में मर गया। तो चूहा के अंदर क्या है? बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हैं। पेड़ की टहनियां गिर रही है, क्या उसमें? कार्बनिक पदार्थ है। पत्तियां गिर रही हैं, कार्बनिक पदार्थ है। जो भी जीव जंतु है उनका मल मूत्र उसी में जा रहा है, वो क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। कुल मिला जुला के सर कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे अपघटित होते 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 क्या बन जाएगा सर? उसमें कैल्शियम होगा तो कैल्शियम अलग हो जाएगा, फॉस्फेट अलग हो जाएगा, जितने भी मिनरल्स होंगे वो सब कुछ क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, जिसको एक नाम देते हैं हम लोग खनिजीकरण। याद है, अपघटन में पढ़ाए थे आपको खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन। ठीक, ये सर सारे इसके सारे पोषक तत्व अलग अलग हो करके उस मृदा के ऊपरी भाग में फैले हुए हैं। इसी कारण से वो मृदा उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों है? कि सर एक ऐसा सतह जिसमें पूरा का पूरा क्या भरा पड़ा है? खनिज भरा पड़ा है। क्यों खनिज भरा पड़ा है? क्योंकि सर ऊपरी सतह पे क्या हुआ है? अपघटन हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी पौधा लगाओगे, इस पौधे को क्या चाहिए सर? पोषक तत्व चाहिए। अब वो पोषक तत्व यहाँ पे भरे पड़े हैं, तो भरे पड़े हैं मतलब कि सर ये मृदा कैसी है? उपजाऊ है। तो उपजाऊ कैसे हो जाती है मृदा? तो क्यों ना वहां पर बात करें कि वहां पर क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ बात समझिएगा। हम कह रहे सर मरुस्थलीकरण, यानी कि इस उपजाऊ मृदा को बदल देना है। किसमें? मरुस्थल में। क्या कहलाएगा? मरुस्थलीकरण।
करण कहलाएगा। इसके लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार हैं, जरा खुद से सोचो। सर मरुस्थल बनाने के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार हैं? एक उपजाऊ मृदा मिल रही है, वहां पर कैसे क्या हो रहा है कि मरुस्थल में बदल जाएगा वो खेत जो उपजाऊ था आज वो मरुस्थल में बदल जाएगा, कैसे? क्या क्या कारण हो सकते हैं? इतना सोच विचार कर रहे हो सब लोग हैं? इतना सोच विचार। चलो अच्छा ये बताओ कि अगर हम लोग अत्यधिक खेती कर रहे हैं, और खेती कर रहे हैं तो कैसी खेती कर रहे हैं? रसायन आधारित खेती कर रहे हैं क्या हम लोग? ठीक है, रसायन आधारित खेती कर रहे हैं, जिससे उस मृदा के ऊपरी भाग में जो अपघटक हैं हमारे, अपघटक कौन? सर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, क्या उनको नुकसान पहुंच रहा है उसकी वजह से? ठीक है, एक तरफ अपघटक मर रहे हैं, मतलब कि वहां पर अब खनिजीकरण करने वाला जो भी जीव मिल रहा है उनकी संख्या कम हो रही है क्या? ठीक है, तो सीधा सीधा लिखते हैं कि सर यहां पर रसायन के इस्तेमाल करने से जो हमारे अपघटक थे, जो हमारे डिकम्पोजर थे, उन डिकम्पोजर की संख्या क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन कम हो रही है। अगर अपघटक की संख्या कम हो रही है तो क्या हम ऐसा कह लें कि जो खनिजीकरण था उस खनिजीकरण का मात्रा भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी कि मिनरलाइजेशन वहां पे नहीं होगा। उस ऊपरी भाग में जो उपजाऊ था इसमें लगातार क्या होता रहता था? अपघटन होता था, खनिजीकरण होता था। अच्छा सोचो, पेड़ पौधे सर ले भी तो रहे खनिज, नीचे अपघटन हो रहा है, पेड़ पौधे ऊपर खनिज लेते जा रहे हैं, ये लेवल बैलेंस रहता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दोनों को बैलेंस किया जाता है। उसी तरीके से खनिजीकरण भी क्या होता है कि बैलेंस तरीके से चलता है। अब बैलेंस कैसे रहेगा? क्योंकि यहां से अपघटक क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, खनिज वहां पर कम बनेंगे। हम खेती क्या कर रहे हैं? अत्यधिक कर रहे हैं। सोचना, खनिज वहां पे बनने कम हो गए और हम खेती क्या कर रहे हैं? अत्यधिक कर रहे हैं। अब बताओ कि इस ऊपरी सतह में जितने भी मिलने वाले खनिज थे, क्या लगता है कि इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? धीरे धीरे वो मृदा जो उपजाऊ थी अब कैसी हो जाएगी? बंजर होगी कि नहीं होगी? एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी मृदा जिसमें उपजाऊ क्षमता नहीं है, ऐसे मृदा को क्या कहते हैं? बंजर भूमि कह देंगे। अब बंजर भूमि का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? मरुस्थल होता है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम लोग? और बताओ। अब हम तो ऐसा नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं चरगाही जंतु रखे हुए हैं, ग्रेजिंग करने वाले चरगाही जंतु, इन चरगाही जंतुओं को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा अपने यहां से हट करके चले जाओ पहाड़ी इलाकों में, तो कैमूर पहाड़ी में चले जाओ। कैमूर पहाड़ी कौन? अधौरा की पहाड़ी। वहां पे जाके देखोगे ना तो एक किसान है, उस किसान के पास 20-25 गाय भैंस है। वो क्या करते हैं? अपना राशन पानी लेकर के पहाड़ पे चढ़ जाएंगे महीना 2 महीना के लिए, वहीं पे अपना बनाएंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब वहीं पे गाय भैंस को सब छोड़ दिए। अब क्या हो रहा है सर? वहां पे कौन सा नुकसान आ जाएगा? गाय भैंस चर लेगा तो कोई नुकसान नहीं आएगा, लेकिन गाय भैंस को इस बात का पता नहीं है कि ये घास है, इसको खाना है, इसके बगल में एगो नया नया पेड़ निकला है, उसको नहीं खाना है। समझ में आ गया? अब सोचो कि अगर वहां पे चरगाही जंतु नहीं जाते, चराई नहीं करते तो वहां उस पहाड़ पर अगर 1000 नए पेड़ निकल रहे तो वो 1000 नए पेड़ तो बचते। ठीक है, कुछ दिनों के बाद 2, 4, 5, 10 साल के बाद वहां पे 1000 पेड़ों की संख्या बढ़ जाती, वो जंगल और घना जंगल हो जाता। और घना जंगल होने से क्या फायदा है सर? घना जंगल होगा, जैव विविधता ज्यादा होगी, जीव जंतु क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा वहां पे आवास करेंगे। क्या वहां का क्षेत्र प्रदूषण रहित होगा या प्रदूषण युक्त होगा? प्रदूषण रहित होगा। फायदे ही फायदे हैं। तो यानी कि चरगाही जंतुओं से भी क्या है? नुकसान है, हम इनको छोड़ देते। और क्या है? सब हम ही बता दें, कुछ अपने से भी दिमाग लगाओ। बुड़बक सब वनोन्मूलन कर रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वनोन्मूलन का मतलब पेड़ों की कटाई करना। ठीक है, एक आएगा पुनः क्या बोलते हैं उसको? वनीकरण।
ठीक है, पुनर्वनीकरण का मतलब होता है रीफॉरेस्टेशन, यानी कि एक बार पेड़ काटेंगे उसको क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन, एक बार पेड़ लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, रीफॉरेस्टेशन। हम क्या कर रहे हैं, वनोन्मूलन कर रहे हैं। अब वनोन्मूलन क्यों कर रहे हैं सर, पेड़ क्यों काट रहे हैं हम लोग, बताओ जरा। बहुत सारी आवश्यकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहें कि सर इमारती लकड़ियां चाहिए, इमारती लकड़ी। अब इमारती लकड़ी का मतलब सर मकान बनाते हैं ना, मकान बनाने के क्रम में दरवाजा बनाना है, खिड़की बनाना है, इन सब के लिए जो लकड़ियां आएंगी उसको क्या बोलते हैं, इमारती लकड़ी बोलते हैं। तो इमारती लकड़ियां चाहिए। दूसरा क्या, ईंधन भी चाहिए हमको, सर ईंधन भी चाहिए। और आवास भी लेते हैं क्या हम लोग, सर अपना घर बनाने के लिए भी क्या करते हैं, जंगल को काटते जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिसकी वजह से हम क्या करते जा रहे हैं, वनोन्मूलन करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं। अब जरा सोचो कि सर एक ऐसा सतह था जहां पर एक समय में पूरा पेड़ ही पेड़ मिल रहा था, बड़े बड़े पेड़ मिल रहे थे, ठीक है। कुछ ही क्षण में सब कुछ वहां से हमने खत्म कर दिया। कुछ समय के बाद अब क्या हो गया सर, ये लो पूरा क्या बोल रहा है, स्थल मिल रहा है, अब वहां पर पेड़ नहीं है। अब सोचो कि सर पेड़ नहीं है तो क्या समस्या आएगी वहां पर, क्या यहाँ की मृदा को पकड़ने वाला, इससे जस्ट पीछे अगर हम बात करें, यहां पर बहुत सारे पेड़ मिल रहे थे तो जड़ें भी तो होती इनकी, और मृदा में जो पौधे की जड़ें होती हैं वो जड़ क्या मृदा को सपोर्ट करती हैं क्या, मृदा में उस सॉइल में जो जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, ठीक है। एक अनुमान लेना कि सर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बहुत सारा पेड़ है, वहां पे बाढ़ आई हुई है, ठीक है। बाढ़ के पानी में क्या होती है, रफ्तार होती है। अब उस रफ्तार में मिट्टी तो कटेगा, बहुत कम कटेगा, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के रखने वाली वहां पर पेड़ है, पेड़ के बाद क्या है, जड़ है। दूसरा कि सर अगर किसी बहाव में रुकावट पैदा करे तो उस बहाव की तीव्रता कम होती है, मानते हो इस बात को कि कोई बहाव है और अगर रुकावट पैदा हो रही है तो उस बहाव की तीव्रता, स्पीड क्या होगी, कम होगी, उसका ताकत कम हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा, ये मुक्का डायरेक्ट आप पे बज जाए और आप पे बजने से पहले किसी चीज से टकराए या तब आप पे बजे, दोनों में अंतर हो जाएगा ना। बस वही चीज है कि सर अगर यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है तो बाढ़ की जो रफ्तार है इस पेड़ से टकरा टकरा के क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम रफ्तार में मिट्टी को भी पकड़ के रखा है किसने, जड़ ने, यहां से मिट्टी का कटाव क्या होगा, बहुत कम होगा। अब तनी यहां देखो तो सर, यहां बाढ़ के स्पीड को कौन रोकेगा, कोई नहीं। ऊपर से इस मिट्टी को पकड़ के रखने वाला कोई है क्या, नहीं। अब मान लिया जाए कि ये रही मिट्टी की ऊपरी सतह जिसमें क्या मिल रहे हैं, उपजाऊ क्षमता मिल रही है। ये हो गई सर नीचे, और नीचे जाएंगे तो नीचे में क्या मिलता है, कंकड़ पत्थर मिलता है। जब नीचे जाओगे मृदा के तो क्या मिलेगा, कंकड़ पत्थर मिलेगा, ठीक है। अब क्या सर, बाढ़ आया, ले गया सब कुछ, लो खत्म हो गया। जो उपजाऊ क्षमता वाली क्षेत्र थी वो गायब हो गई। अब गायब होने से अब अंदर क्या बचे, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। धीरे 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 ये क्षेत्र किस में बदल जाएगा बाबू, मरुस्थल में बदल जाएगा। और इस प्रक्रिया को नाम देते हैं क्या, मरुस्थलीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, अपने प्राकृतिक संसाधन का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल किया। देखिए सर, प्राकृतिक संसाधन में मृदा थी, मृदा को हमने आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल में लिया है। अत्यधिक खेती कर रहे हैं, रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अपघटक की संख्या को कम करते जा रहे हैं, चरगाही जंतुओं को छोड़ करके चारा के रूप में वहां पे मिलने वाले नए नए पौधे को खत्म कर रहे हैं, हम लोग वनोन्मूलन कर रहे हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ये सब क्या है, अनुचित प्रयोग है, ठीक है। इससे हमारा प्राकृतिक संसाधन जैसे कौन, मृदा क्या हो रही है सर, अपहासित हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक और चीज है, एक को बोलते हैं जला क्रांति बोलते हैं, हाइड्रो रिवोल्यूशन कह देते हैं, जला क्रांति। जला क्रांति से भी कहीं ना कहीं हमारा प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स जो है वो डिस्टर्ब होता है, बर्बाद होता है। कैसे, अभी सबके खेतों में, अगर आपके घर पे खेती होती होगी तो पता होगा आपको, सबके खेतों में क्या लगा है, धान, ठीक है। अब धान लगा है सर, धान को पानी चाहिए, अत्यधिक मात्रा में पानी चाहिए, मानते हैं, लेकिन क्या एक महीना उसके अंदर पानी लगा हुआ होना चाहिए क्या,
जैसे अभी बारिश हो रही थी, 8-10 दिन और अगर बारिश ऐसे हो जाती, खेतों में पानी लगा रह जाता, धान बर्बाद हो जाता। धान बर्बाद हो भी चुका है ज्यादातर। जिनका धान कट गया है, काट करके खेतों में रखा है, वो तो बर्बाद ही बर्बाद है, बचा नहीं है। और जिनका धान हलुकन है, हलुकन समझते हो, एक हल्का धान होता है, जैसे कतरनी धान होता है, वो हल्के होते हैं, उनका जो पौधा होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और उसका पौधा थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है। और एक होता है नाटी, जैसे मोटे मोटे जो चावल होते हैं ना, उनके पौधे की हाइट छोटी होती है, वो नाटा होता है, इसलिए लोग नाटी बोलते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है, उसकी पकड़ जबरदस्त होती है, उसकी डंठल जो होती है मजबूत होती है एक हलुकन धान के मुकाबले। और दोनों की तुलना करोगे ना, तो जैसे ही थोड़ी सी बरसात होगी, उसकी टहनियों पर पानी की बूंदें जमा होंगी, उसके जो दाने होंगे उस पर पानी की बूंदें जमा होंगी, धान पर पानी पड़ेगा तो धान फूल जाएगा, वजन हो जाएगा, और जो पौधा लंबा है, कमजोर है, वो गिर जाएगा, ठीक है। तो अगर आते जाते कहीं आप खेतों में देखोगे तो कोई कोई धान एकदम सीधा खड़ा है और कोई एकदम पूरा खेते पसर गया, पूरा धान का नुकसान हो गया। उस किसान पर क्या बीती है वो जानता है, पूरे 1 साल का कमाई है वो। बस समझ में आ गया। खैर वो अलग की बातें हैं, हम बात करते हैं जला क्रांति की। जला क्रांति का मतलब होता है कि यदि आवश्यकता से आए, दोनों अपने आप में बेस्ट है बाबू, दोनों चावल अपने आप में बेस्ट है, चावल कोई खराब नहीं है, अपने अपने खाने की इच्छा होती है। बस समझ में आ गया। कोई लोग कनपुरी आटा समझते हो, कनपुरी आटा, अब एक नॉर्मल आटा, कनपुरी आटा में थोड़ा सा अंतर होता है कि कनपुरी आटे में मैदे की थोड़ी सी मिलावट होती है। अब उसका रोटी एक जिनको खाने की आदत है वो लोग वो खाते हैं, हम लोग साधारण रोटी खाते हैं, ठीक है। इसमें भी कहीं ना कहीं जैसे नॉर्मल चावल हो गया, एक गोल्डन राइस हो गया, और भी बहुत सारे चावल की वैरायटी है, तो वो खाने के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, दोनों के क्वालिटी में, दोनों के धन लक्ष्मी में अंतर है। अब एगो नॉर्मल सा चावल, मोटा वाला चावल खरीदोगे 18 रुपये 20 रुपये किलो आता है, कतरनी चावल खरीदना है, पतला वाला महीन वाला चावल 40-45 रुपये किलो आता है, ओकरो में एगो सोनाचूर है, सोनाचूर खरीदो 70-80 रुपये किलो आता है, ठीक है। ओ में तनी एगो लमका वाला खरीद लो 100 रुपये किलो आता है, इंडिया गेट। तो बहुत सारी वेराइटीज है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है अपनी, जैसे खेती कर रहे हैं तो हम खेती किस बेस पे कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी सब अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। और देखो, सोचो कि अगर 1 कट्ठा खेत है, उस 1 कट्ठा खेत में अगर सोनाचूर लगाओगे तो खूब होगा तो 1 नहीं 2 बोरा होगा धान, और नाटी लगाओगे तो 10 बोरा हो जाएगा। दोनों में अंतर है भाई, क्वांटिटी भी अंतर दे रही है ना। अगर क्वालिटी में, रेट में अंतर है तो उसकी क्वांटिटी में भी अंतर है। अब लोग क्या करते हैं कि भाई अगर हम खेती किए हैं, 10 बीघा खेती किए हैं, और 10 बीघा खेती हम आलू की कर लें खाली, अब पता चले कि हमारे मार्केट में आलू बिकी नहीं रहा है, आलू की खेती करके क्या फायदा, समझे। तो किसान सोच समझकर खेती करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि किसान के पास थोड़ी सी नॉलेज की कमी, ठीक है। अगर किसान को थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कब कौन सी खेती करनी है, और खास करके चक्रीय खेती पर अगर किसान डेवलप कर जाए तो चक्रीय खेती बहुत फायदा देगा। लास्ट टाइम पे बात की हम लोग चक्रीय खेती के बारे में, ठीक है। चक्रीय खेती में अगर किया जाए तो क्या होगा कि सर एक फसल का जो अपशिष्ट है या जो अवशेष है वो दूसरे फसल के इस्तेमाल में आ जाएगा। कौन से पौधे के साथ कौन सा पौधा लगाएं जिससे बेहतर फसल मिले हमें। अब देखोगे नॉर्मली लोग गेहूं में सरसों का दाना छींट देते, क्या फायदा इससे, ये पे नाइट्रोजनस फायदा हो जाता है। गेहूं को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है उसके मृदा में। आपको सर नाइट्रोजन तो है हमारे वातावरण में, लेकिन ये बात भी आपको पढ़ा चुके हैं कि पौधे में इतनी ताकत नहीं है कि वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली अवशोषित कर सके। कहीं ना कहीं नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। और आवश्यकता से अधिक उसको नाइट्रोजन चाहिए। सरसों लगाते हैं सर, सरसों नाइट्रोजन मुक्त करता है, वो ले लेगा कौन, गेहूं ले लेगा। तो जो लोग अगर थोड़ा ढंग से खेती करो तो गेहूं और सरसों एक साथ अगर मिला के खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी फसल हो जाती है। और भी खेती होती है, जैसे अब वो थोड़ा सा बता रहे देखो कि सर कुछ छोटे पौधे हैं इसी खेत में लगा दिया, सर कुछ बड़े पौधे हो गए, दोनों का काम हो जाएगा। छोटे पौधे का फल जो फसल है वो नीचे है, बड़े पौधे का ऊपर है। तो ऐसे खेती करते हैं कि लेयर वाइज खेती करना, ऐसे लेयर, इसको बोलते हैं लेयर वाइज खेती करना। चलो इतना दूर नहीं जाना है आपको, जरा ये समझते हैं हम लोग कि यदि आवश्यकता से अधिक क्या हो रहा है, जल मिल रहा है, आवश्यकता से अधिक, जैसे हम खेती कर रहे हैं सर, ये हमारा खेत, इसमें हमारी फसल है, इसमें चारों तरफ भरा पड़ा है पानी ही पानी। ये देखो पूरा का पूरा पानी भर गया इधर फसल में। और अगर हमारे इस खेत में पानी का निकास नहीं है, निकास समझते हो, यानी कि पानी को यहां से निकालने की व्यवस्था नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
प्रॉब्लम क्या होगा यानी कि ये बताओ। अच्छा, ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं या कुदारी खुरपी जो भी है उससे इस्तेमाल करते हैं फसल को लगाने से पहले, ऐसा कोई बताएगा काहे सर मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं? काहे भुरभुरा बनाते हैं? पहला फायदा, जो खनिज एक जगह पर होगा खुदाई करने से वो अच्छे तरीके से फैल जाएगा, पहला फायदा। हो सकता है कि सर हमने जो पौधा लगाया था इससे पहले, जो फसल लगाया था उस फसल के अवशेष बचे होंगे, वो अवशेष चारों तरफ फैल जाएंगे, या उसका अवशेष मान लो, अच्छा सोचो कि एक चूहा मरा है, जहां पे मरा है वहीं पर उसका अपघटन हुआ होगा, ठीक है, उसके शरीर से कैल्शियम पोटेशियम जो भी चीजें होंगी उसी जगह पर होगा कि पूरा फैला हुआ होगा, उसी जगह पर होगा, तो खेत की जुताई करने से क्या हो जाएगा, वो पूरा तरीके से फैल जाएगा। यानी कि खनिजीकरण जो हुआ है वो चारों उसमें मिलने वाले बहुत सारे खनिज अच्छे से फैल जाएंगे मृदा में, पहला फायदा। दूसरा फायदा, सर मिट्टी हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, तीसरा फायदा, सर मिट्टी छिद्रित होता है, यह नाम आपने सुना होगा। छिद्रित होने से क्या होता है कि वायु मृदा के अंदर जाती है। एक पूरा एकदम ठोस जमीन है, जैसे आपके घर के बाहर होगा ठोस जमीन, वहां अगर कुछ पौधा लगाओगे नहीं लगेगा, आप कहोगे सर लगेगा, तो लगाने से पहले हम वहां पे खुरपी से कोड़ते हैं, समझ में आ गया, खुरपी से पहले कोड़ते हैं, नहीं विश्वास है तो एकदम ठोस वाले मृदा में तो अन्य से खाली एगो गैंडा बना के उसमें बिया डाल देना, देखना क्या होगा उसका, कुछ नहीं होगा। इतना सख्त है वहां पे मिट्टी, उसकी जड़ नीचे नहीं जा पाएगी, क्योंकि हार्ड है। हमको क्या करना पड़ेगा, उसको भुरभुरा बनाना पड़ता है, हल्का बनाना पड़ता है, ताकि उसकी जड़ें आसानी से नीचे चली जाएं, और भुरभुरी रहेगी नीचे ना, अंदर से क्या आता रहेगा, उसको ऑक्सीजन आता रहेगा, ठीक है। क्या मूल श्वसन करते हैं या नहीं? क्या मूल श्वसन करते हैं या नहीं करते हैं? सर मूल में भी श्वसन होता है, समझ में आ गया। मूल आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। चलो, कुछ ऐसा क्षेत्र हो जाता है जहां पर नीचे वायु नहीं मिल पाती है, तो वहां से जड़ें बाहर निकल जाती हैं। कोई एग्जांपल बताएगा क्या उसका? एक पौधा है, ठीक है, इसकी जड़ें सर काफी गहराई में है, हमेशा यहां पर पानी ये भरल है। अब ऐसा क्षेत्र कोई है का? है, दलदल, तो यहां पे नीचे वायु नहीं है, उसकी जड़ें श्वसन नहीं कर पाएंगी, तो ये जड़ें घूमते हुए चली आती हैं से ऊपर, क्या करने के लिए? श्वसन करने के लिए। ऐसी जड़ों को कहते हैं क्या? श्वसन मूल। याद है? एग्जांपल बताओ इसका जरा, बता दो। राइजोफोरा याद है? राइजोफोरा याद कर लीजिएगा, राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है जिनमें क्या पाए जाते हैं? श्वसन मूल पाए जाते हैं। चलो, यही लॉजिक यहां लगेगा, देखना। क्या हो जाएगा कि सर इस खेत में पानी ही पानी भरा पड़ा है, ठीक है, इसमें पानी का कोई निकास नहीं है, पानी यहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो नहीं निकल पा रहा है, तो मिट्टी का वो भाग जो छिद्रित था जिसमें वायु था, अब इसमें वायु है कि पानी है? सर उस जगह पे क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है। तो मिट्टी के नीचे पूरा पानी पानी है, उसकी जड़ें पूरी पानी में है, क्या उसकी जड़ें श्वसन कर पाएंगी? श्वसन नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों के पश्चात वो पौधा पीला पड़ जाएगा, कुछ दिन के बाद देखोगे तो वो पौधा क्या हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा, क्योंकि वो श्वसन नहीं कर पा रहा है, उसकी जड़ों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। चलो सर, क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये क्षेत्र हमारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और अगर अत्यधिक पानी है तो सर मिट्टी के ऊपरी भाग की बात याद है क्या? अभी हमने बताया था कि मृदा का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? उपजाऊ होता है। ज्यादा पानी है तो यहाँ से मिनरल्स को उठा के, अगर आपका खेत हल्का ऊंचे पर है और ऐसे ढलान देखो, हर जगह मिलेगा देखने को, जहां भी आपका खेत होगा ना उसको बढ़िया से खड़ा होकर देखोगे तो किसी ना किसी का खेत ऐसा होगा कि एकदम ऐसे लेयर हल्का ढलान टाइप पे आता जाएगा, तो वहां ऊंचे से सर पानी नीचे की तरफ आता जाएगा, क्या हो जाएगा? सारे खनिज बह करके चले आएंगे, मृदा की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसको जलाक्रांति बोलते हैं। यानी कि मतलब ये प्रॉब्लम कैसे आया? जल के वजह से आया है। हमारे पास टेक्निक्स की कमी है, हम इस पानी का निकास अच्छे से नहीं कर पा रहे, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? मरुस्थलीकरण हो जाता है। मरुस्थलीकरण मतलब ये उपजाऊ क्षमता यहाँ से खत्म हो जाएगी। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? पानी भरने से और क्या हो जाएगा? सर पेड़ पौधे सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और कुछ होगा प्रॉब्लम? अच्छा, पानी में अगर हम ऐसा कहें कि सर पानी भरा पड़ा है, क्या इस पानी में लवण होता है क्या? पानी में लवण होते हैं ना, सॉल्ट्स होते हैं।
अब इसके वजह से यहां के मिलने वाली मृदा में लवणता बढ़ जाएगी। ठीक है, जो मृदा मिल रही है उसमें लवणता बढ़ जाएगी। और कुछ कुछ तो ऐसा क्षेत्र होता है जहां के पानी में अत्यधिक लवणता पाई जाती है और वहां के मृदा के सतह पर ऊपर लवण जम जाते हैं। ऐसे पूरी परत जम जाएगी, एक परपटी सी परत जम जाएगी, सफेद सफेद रंग की परत हो जाती है। और वो परत किसकी होती है? लवण की होती है। वहां पे अगर पौधा भी लगा है ना तो इसमें भी क्या चारों तरफ क्या मिल रहा है? पानी। इस पानी में लवण की मात्रा ज्यादा है, इसके जड़ों पर जा करके जमा हो जाएगा ऐसे। लवण अगर जमा हो गया जड़ों पर, वो पौधा तुरंत मर जाएगा, खत्म हो जाएगा वो पौधा। धीरे धीरे हमारी पूरी खेती क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और क्या कर रहे हैं हम लोग? ये तो कुछ बात हमने देखी, कुछ प्राकृतिक तरीके से नुकसान जा रहा है, कुछ हम लोग नुकसान कर रहे हैं। अगर प्राकृतिक तरीके से जो नुकसान जा रहा है इसको बचाना अगर है, बचा सकते हैं। इस पानी से बचना होगा तो कैसे बचाएंगे? यहाँ तो लोग एकक बीता के लिए जान मार कर लेते हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में जाके देखोगे ना तो वहाँ की फसलें अच्छी होती है। कारण क्या होता है कि सर वहाँ पे पानी जो आता है ना, जो प्राकृतिक तरीके से पानी आता है, चाहे बरसात की पानी हो या फिर बाढ़ का पानी हो, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। अभी कहाँ इकट्ठा हो रहा है? हमारे खेतों में। हमारी खेतों में हमारी क्या है? फसल है। हमने साफ साफ लिखा कि पानी का निकासी नहीं है। अगर पानी का निकास होता, मान लीजिए कि वहाँ पर 100 घर की खेती हो रही है, 100 लोगों की खेती हो रही है और सबके पास अपन 10-10 बीघा खेत है, उसी में से अगर सबको 1-1 बीघा खेत दे दे, अपना 10 बीघा की खेती है, 1-1 बीघा खेत दे करके और सबका कुड़ाई करा के एक पोखरा बना दिया जाए, तो सारे खेतों में जो पानी भरा पड़ा है वो सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। आने वाले उस सीजन में, जिस सीजन में पानी की कमी होती है, उसी जल का इस्तेमाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एट अ टाइम जो फसल हमारी नुकसान में जा रही है उस पानी की वजह से, वो भी क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग कर नहीं पाते हैं। अब एक तुलना देखते हैं जरा, और क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत ही धीमी गति से ही कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? देखिए, जो भी हमारा वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्रों की क्या कर रहे हैं हम लोग? कटाई कर रहे हैं। क्यों कटाई कर रहे हैं? बखूबी हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 2 क्षेत्र लेते हैं हम लोग। एक क्षेत्र लेते हैं शीतोष्ण का और एक लेते हैं ट्रॉपिकल का, यानी कि उष्णकटिबंधीय का। ठीक, दोनों में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहां पर पाए जाएंगे? एक पोलर रीजन की बात कर रहे हैं और एक ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं। एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, याद होगा आप लोग को, ये सर ये इक्वेटर, इसके आसपास का क्या था क्षेत्र? ये ट्रॉपिकल रीजन था। ये ऊपर वाला क्या है? ठीक है, चल पोलर रीजन है। दोनों की तुलना अगर हम बात करें, सर एक लेते हैं शीतोष्ण और दूसरा ले लेते हैं उष्णकटिबंधीय। दोनों जगहों की तुलना करो, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा सर? सबसे ज्यादा वन्य क्षेत्र होगा। यहां पर वन्य क्षेत्र ज्यादा होगा, यहां पर वन्य क्षेत्र कम होगा। ठीक है, अब सर जहां पर ज्यादा वन्य क्षेत्र है, वनोन्मूलन कहां पे सबसे ज्यादा होगा? सोचना समझना तब जवाब देना। वनोन्मूलन सबसे ज्यादा कहां पर होगा, यानी कि पेड़ों की कटाई सबसे ज्यादा कहां पर? उष्णकटिबंधीय में सर जहां पे ज्यादा मिलेगा वहीं पर कटाई करेंगे ना। जाहिर सी बात है कि सर यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं, जीव जंतु ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा खेती की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा मौसम का बदलाव मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा जैव विविधता मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग मिल रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? पेड़ पौधे काटेंगे। तो यह सब सवाल बहुत पहले आया हुआ था कि सबसे ज्यादा वनोन्मूलन कहां पर हुआ? शीतोष्ण में कि उष्णकटिबंधीय में? उष्णकटिबंधीय में लगाइएगा। और 1% वनोन्मूलन हुआ है कहां पर? शीतोष्ण में। और 40% वनोन्मूलन हुआ है कहां पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कितना बेटर डेटा है, समझ में आ रहा है? चलिए इसके आगे की क्लासेज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे में।